Hello students, welcome back to our another video of class 12th economics. Here we will start our second book of economics. Our book name is Macroeconomics, an introductory of macroeconomics. Okay students, so here in this book our first chapter is introduction about macroeconomics. Okay, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक होता क्या है, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक से किस तरीके से अलग है, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। उसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसका स्कोप कहाँ तक है, मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कहाँ तक है, और लास्ट में हम देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है। ओके, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इससे पहले क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और वहाँ पे मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताए थे और डिफिनेशन भी दोनों की क्लियर कर दी थी। वहाँ पे मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। शुरुआत में तो माइक्रो इकोनॉमिक थी नहीं, केवल इकोनॉमिक्स थी। लेकिन जब आफ्टर सम ईयर, ठीक है, जब जॉन मेयार्ड कीन्स आए तो उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में सबकी एक साथ चर्चा हुई जा रही है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म और इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी, सबको एक साथ नहीं हम कंजर्व करके रख सकते, सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। तो सबकी वैरायटी अलग है, सबके वेरिएबल्स अलग हैं, सबके एजम्पशंस अलग हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बाइफरगेट करना पड़ेगा। ओके, तो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक के सेंस में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ओके, तो इसलिए जॉन मेयार्ड कीन्स को ही माइक्रो इकोनॉमिक का फादर भी बोला जाता है। ओके, तो जॉन मेयार्ड कीन्स ने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअली फर्म या इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए वर्क ना करके एज अ होल वर्क करता है। मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए वर्क करता है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए वर्क करता है, एक रेजिडेंट्स के लिए वर्क करता है। ओके, तो इसकी एक नॉर्मल से डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमिक एज अ होल। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये केवल इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल फर्म के बारे में ना बता करके एक ऐसे इकोनॉमिक इशूज के बारे में बताता है जो पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी को अपने आप में क्या कर लेता है, कंजर्व कर लेता है, लाइक एज अ होल की बात करता है। अगर दो चीज़ें रिस्पेक्टिव एक साथ रखी जाएं, तो जैसे मैं बोलूँ कि आप लोगों की क्लास 12th और पूरे स्कूल की क्लास, ठीक है, तो पूरे स्कूल की क्लास एज अ होल वर्क करेगी और आपकी क्लास एज अ इंडिविजुअल वर्क करेगी। जैसे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक के पार्ट में आएगा, लेकिन पूरी क्लास फर्स्ट नर्सरी टू लेकर के पीजी टू लेकर के पूरा 12th तक ये टोटल क्लासेस किस में आएंगी, एज अ होल वर्क करेंगे, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा। तो अपने थ्रू आप देखिए कि आपकी क्लास किस में आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक, एज अ इंडिविजुअल क्लास वर्क करेगी। ओके, अब ऐसी आपकी क्लास में मैं एज अ स्टूडेंट की बात करूं, तो अगर आप हैं, ठीक है, जैसे कोई एक स्टूडेंट इंडिविजुअल स्टूडेंट हो गया, उसके बारे में पूछूं कि भाई खड़े हो जा, तेरा नाम क्या है, ठीक है, कुछ ऐसा है, बेटा अपना नाम बताओ, तो उस प्राइमरी उस इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास को कोई ना कोई वो दे रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, या कुछ सारी क्लास से पूछ रहा हूँ कि आपकी क्लास कैसे चल रही है, तो पूरी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, ओके, तो सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चल रहा हूँ, तो वहाँ पे एज अ होल वर्क होगा। मतलब एक ही क्लास में आप देख सकते हैं कि अगर हम सिंगल बच्चे की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक, लेकिन सारे बच्चों की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक। तो अभी तक आपकी क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट था, अब हो गया माइक्रो इकोनॉमिक। जब हम टोटल क्लास के साथ आपकी क्लास की तुलना करेंगे तब आपकी क्लास माइक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट हो जाएगा और टोटल क्लासेस मैक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपकी क्लास में, पर्सनल क्लास में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात करूंगा मैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा, और टोटल स्टूडेंट की बात करूंगा तो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा। क्लियर है चीज़ें? तो अब माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक्स की टाइप है ये जो कि सारे इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं, इनकम से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती हैं, एज अ इंडिविजुअल ना वर्क करके एज अ होल वर्क करती है।
ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में, एक इकोनॉमी के बारे में, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसकी इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में जो इकोनॉमी का टाइप बताता है वही हमारा कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से किस तरीके से अलग है, हाउ टू डिफर विथ मैक्रो। ठीक है, टू माइक्रो। तो यहाँ पे हम आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको डिफरेंस दिखाते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देख लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जो 11th क्लास में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखा था, उससे माइक्रो इकोनॉमिक किस तरीके से अलग होता है, किस तरीके से डिफरेंट होता है। ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको जानने के। मैंने आपको जो वीडियोस भेजी उसमें कुछ बेसिक से डिफरेंसेस मैंने क्लियर कर रखे हैं माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे हम डिटेल में उसके डिफरेंसेस देखेंगे। पहला है बेसिस ऑफ स्टडी। ठीक है। स्टडी, दोनों के स्टडी में अध्ययन है। ठीक है। दोनों के स्टडी में अंतर, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं, एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक। कहने का मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल फर्म को लेके चलती है। ठीक है, या फर्म को लेके चलती है, कोई एक आदमी की फर्म है। ठीक है। इंडिविजुअली किसी फर्म की बात किया, किसी कंज्यूमर की बात किया, किसी प्रोड्यूसर की बात की जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक में उसकी स्टडी करते हैं हम अच्छे से। लेकिन अगर एज अ होल, ठीक है, पूरी इकोनॉमी की बात की जाए, उस इकोनॉमी के अंदर कुल कितने कंज्यूमर, उनकी टोटल डिमांड कितनी है, और उस इकोनॉमी के अंदर टोटल कितनी कंपनीज हैं, कितनी फर्म्स हैं, कितनी इंडस्ट्रीज हैं, अगर इनके बारे में हमको स्टडी करना हो तो हम किसे पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक, और इसको किसे पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या क्या है, मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बताए थे कि उनकी इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई बताया था ना, क्लियर किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक में उनके जो मेन वेरिएबल्स हैं वो है उनकी इंडिविजुअल डिमांड जो कि कंज्यूमर की होती है, और इसकी सप्लाई इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर करता है। तो ये दोनों इसके इंडिविजुअल सप्लाई, ये इसके मेन वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल की जगह पे एग्रीगेट, टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। मतलब एक इकोनॉमी क्या चाहेगी, हमारी कंट्री में कुल कितनी डिमांड है, उसकी टोटल डिमांड पहले वो कैलकुलेट करेगी, फिर उसको सप्लाई करने की कोशिश करेगी ताकि उस कंट्री में, उस इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे, इक्विलिब्रियम लेवल सेट रहे। ठीक है। तो एक तरीके से इसका मेन वेरिएबल्स क्या है, आप देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमी का इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, और माइक्रो इकोनॉमी का क्या है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो डिफरेंस क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में वो है इनके एजेंट्स। पहले तो आप ये जान लीजिए एजेंट्स होते क्या हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस आर कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक के एजेंट्स अलग होंगे और मैक्रो के एजेंट्स अलग होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म होगी, कोई नॉर्मली प्राइमरी फर्म होगी, कोई एक फर्म की बात होगी, एक इंडस्ट्री की बात होगी। तो ये सब इसके क्या होंगे, ये सब इसके इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे, ये इसके इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे। लेकिन अगर कंट्री की बात चलेगी, एक इकोनॉमी की बात चलेगी, तो वहाँ पे उसके इकोनॉमिक एजेंट्स, उसके जो ठीक ठाक कार्यकर्ता कौन होंगे, पहले तो समझ लीजिए उसकी गवर्नमेंट होगी, उसके इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है। और इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं बैंक्स का भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ा रोल होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट्स का काम करती है, उसकी टोटल इकोनॉमी, ठीक है, गवर्नमेंट उसकी, ठीक है, उस सेक्टर में काम करने वाले लोग जो एज अ होल वर्क करें, केवल प्राइमरी अपने मोटिव के लिए वर्क ना करें। ठीक है। तो इसके इकोनॉमिक एजेंट्स ये सब होंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएगा। ठीक। उसके बाद डिग्री ऑफ एग्रीगेशन,
एग्रीगेशन कहने का मतलब है कि टोटल इसका आउटपुट, दोनों के आउटपुट में कितना अंतर होगा आप सोचिए। अगर माइक्रो इकोनॉमिक में हम पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, तो एक इंडिविजुअल फर्म का जो आउटपुट होगा, रेवेन्यू होगा, वो भी लगभग कितना होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन अगर हम एज अ होल इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में, एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में कितनी सारी फर्म्स होती हैं, कितनी सारी इंडस्ट्रीज होती है, कितने सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, और उन सब प्रोड्यूसर्स की अपनी अपनी खुद की क्या होती है, रेवेन्यू होती है, आउटपुट होता है। ठीक है, अब उन सब के आउटपुट को, उन सब के रेवेन्यू को प्लस करेंगे, उसके बाद उस इकोनॉमी की टोटल आउटपुट या टोटल रेवेन्यू निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब इन दोनों के एग्रीगेशन में, एग्रीगेशन मतलब टोटल आउटपुट, इन सब चीज़ों में काफ़ी सारा अंतर है। ठीक है, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक का लिमिटेड आउटपुट होगा, लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का मैक्सिमम आउटपुट होगा। ओके, तो ये आपके डिफरेंसेस दिख गए, 4 डिफरेंसेस। यहाँ पे आप इसको समझ लिए हो तो हम आगे के 4 डिफरेंसेस आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स अभी हमने 4 डिफरेंसेस देख लिए कि माइक्रो से माइक्रो किस तरीके से अलग है। यहाँ पे हमारा 5वां डिफरेंस है डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। हमने आपको माइक्रो के एजम्पशंस बता रखे हैं कि माइक्रो के मेन एजम्पशंस क्या होते हैं, उनकी प्राइसेस होती है, ठीक है, उनके लेबर होते हैं, तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट मानी जाती हैं। जैसे उनका लेबर या उनका एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से कांस्टेंट माना जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट एजम्पशंस क्या होते हैं, लेबर या इनकी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अगर उसी अपोजिट में इनकी बात की जाए, माइक्रो, ये माइक्रो की बात है, ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, इनकी इनकम कांस्टेंट मान ली जाती है। माइक्रो में हम इनकम को मेन वो देते हैं, ठीक है, ये माइक्रो की बात चली। माइक्रो में हम प्राइस को, किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट आते हैं डिमांड और सप्लाई पे, प्राइस घट जाए तो क्या इफेक्ट आते हैं, लेबर को कांस्टेंट रखना है, इसके मेन एजम्पशंस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक में क्या मेन होता है, उसका टोटल आउटपुट एक तरीके से उनकी इनकम को कांस्टेंट रखना है, उसके बाद चीज़ों को ऊपर नीचे करना है, तब उसकी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पे असर पड़ेगा। अगर एक इकोनॉमी की इनकम फिक्स कर दी जाए, ठीक है, इनकम कांस्टेंट हो जाए, तो उसकी इकोनॉमी पे क्या असर आएंगे ये सब देखा जाता है, ठीक है, और उसका आउटपुट किस तरीके से बढ़ेगा। अगला है सेंट्रल इशूज, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक के क्या क्या मेन इशूज हैं, दोनों को किस तरीके से पढ़ते हैं, और मेथड ऑफ स्टडीज, ठीक है, इसका दोनों का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है, और माइक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। तो एक तरीके से 4 डिफरेंसेस, हमने 3 डिफरेंसेस पढ़ लिए, 3 और बच्चे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप देखिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल इशूज मेन क्या होते हैं। जब माइक्रो इकोनॉमिक का सेंट्रल इशूज है, तो माइक्रो इकोनॉमिक में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से एलोकेट करें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो इसका मेन इशू क्या है, सेंट्रल इशू क्या है, हाउ टू एलोकेट आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। और इसका क्या है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट या हाउ टू डिटरमाइन, माइक्रो का है हाउ टू डिटरमाइन आवर एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से, ठीक है, मतलब हम एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से पता लगाएंगे, हाउ टू डिटरमाइन आवर एम्प्लॉयमेंट, बढ़ रही है कि घट रही है, टोटल आउटपुट बढ़ रहा है घट रहा है, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। इसके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात होगी तो रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पे जब बात होगी तो किस तरीके से हम डिटरमाइन करें कि हमारी कंट्री की पॉवर्टी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है। इसके मेन इशू क्या होते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि कंट्री की पॉवर्टी किस लेवल पे है, कितने ज़्यादा गरीब हैं। जैसे आपको पता होगा कि आज भी इंडिया में टोटल वर्ल्ड का 50% गरीब इंडिया में रहता है, तो पॉवर्टी इसी में डिटरमाइन की जाती है, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, ठीक है। अगला मेथड ऑफ स्टडी, किस तरीके से हम माइक्रो को की स्टडी करते हैं, किस तरीके से हम मैक्रो की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम देखा जाता है वो एक मार्केट का, एक फर्म का, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का देखा जाता है। इक्विलिब्रियम लेवल किसका देखा जाता है, एक प्रोड्यूसर का, एक कंज्यूमर का, एक फर्म का, एक इंडस्ट्री का, इन सब चीज़ों का।
लेकिन यहाँ पे माइक्रो में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब टोटल इकोनॉमी की कितनी डिमांड है और उसकी डिमांड अगर पूरी हो रही है, उसे सप्लाई हो पा रही है, तो दोनों अगर इक्वल हो जाए तब वो इकोनॉमी किस में आएगी, बैलेंस में, इक्विलिब्रियम लेवल पे आएगी। तो यहाँ पे एक मार्केट की बात होगी, इसके बारे में जब हम माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे, एक मार्केट की बात होगी, एक फर्म की बात होगी, वहाँ पे प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। एक फर्म की बात होगी, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात होगी, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात होगी। लेकिन यहाँ पे जब बात होगी तो पूरी इकोनॉमी की बात होगी, पूरी इकोनॉमी में कुल कितनी फर्म्स हैं, कुल कितनी उनकी टोटल डिमांड है इकोनॉमी की, कुल कितनी सप्लाई हो रही है, मतलब एग्रीगेट डिमांड कितनी है और एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। और लास्ट में माइक्रो पैराडॉक्स में आप देखेंगे कि आप आज तक देखते आएंगे, अगर आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं और अगर आप इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैं, सॉरी, अगर आप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हैं, तो आप देखते होंगे कि आप चाहते होंगे कि मोस्टली आप अपनी इकोनॉमी, अपनी इनकम को क्या करें, सेव करें। तो आपका मेन मोटिव होगा सेविंग्स, ठीक है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बचा लें फ्यूचर के लिए, फॉर फ्यूचर प्रोग्राम आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लें। तो माइक्रो में सेविंग्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या कंज्यूमर चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लें, लेकिन माइक्रो में इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। क्या, सॉरी, इन्वेस्टमेंट। एक अगर इकोनॉमी है तो वो चाहेगी हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें कि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इन यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया टोटल 8 डिफरेंसेस दिखा दिए मैंने माइक्रो और माइक्रो के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखी थी उससे किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से अलग है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पीछे की वीडियोस जो मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रखी है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं, और आगे की आने वाली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है, जितने भी आपको मुझे नोटिस देनी है, वो सब आप तक पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।